वेलकम टू फिकेम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर 3। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेटा सबसे पहली चीज़ ये बात आती है कि ये चैप्टर किस लिए है। आप सबको पता है कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में 3 मेन चैप्टर हैं जो किसी रिएक्शन के बारे में बताते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं रिएक्शन किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जानते हो 3 कॉन्सेप्ट में, एक पहला कॉन्सेप्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, वो फिजिकल का एक चैप्टर है बेटा, वो रिएक्शंस के बारे में ये बताता है कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। उस थर्मोडायनेमिक्स के लिए बेटा आप जानते हो कि जब डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर माइनस में है, निगेटिव है, 0 से कम है, तभी वो रिएक्शन कोई अकर होती है, अदरवाइज नहीं होती है। और दूसरा है बेटा क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को ये बताता है, किसी रिएक्शन के बारे में ये बताता है कि वो रिएक्शन किस हद तक होने वाली है, कितने एक्सटेंट होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कब मतलब कहाँ तक होगी, ये बताता है। ये कौन बताता है आपका, एक्सप्लेन करता है भैया, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्य अवस्था है, रासायनिक साम्य अवस्था बताता है। एक चैप्टर सब 11 का चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर बेटा जो रिएक्शन के बारे में बताता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, वो है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये बताता है कि कोई रिएक्शन कितनी देर में होगी, और उसकी मैकेनिज्म के बारे में बताता है, कोई रिएक्शन कैसे हो रही है, कैसे मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, कैसे एक दूसरे से किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड कोई ब्रेक हो रहा, कोई बन रहा है, इन सब के बारे में बताता है कौन, आपका भैया केमिकल काइनेटिक्स बताता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये 2 चीज़ों पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सही तरीके से। केमिकल रिएक्शन का रेट हम पढ़ेंगे सही तरीके से बेटा, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म में से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कोलाइडल, वो आपका क्या कहते हैं, वो कॉलिजन थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरुआत करते हैं बेटा, यहाँ पर हम इस चैप्टर को एवरेज रेट से। आप समझते हो क्या कहते हैं, केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले क्या होता है, कोई पूछे कि व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मतलब किसी रासायनिक अपक्रिया का की दर किसे कहते हैं, या किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया का वेग हो गया, या रासायनिक अपक्रिया की दर पूछ ले, अपक्रिया की दर पूछ ले, तो ये सारे अगर कॉन्सेप्ट सीधी सीधी अगर डेफिनेशन आती है तो क्या कहते हैं आप लोग। इस पे सिंपल सी बात है कि चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के सापेक्ष में जो सांद्रता में परिवर्तन आता है, किसके, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आता है टाइम के सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, उसी को हम क्या कहते हैं, अपक्रिया की वेग दर कहते हैं, कितनी देर में क्या हुई। ठीक बेटा, तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ने वाला है, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल लगने वाले हैं, वो है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या भैया, यहाँ पे आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा 2 टाइप से समझ लो, ऐसा कह सकते हो, एक आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दूसरा आपका इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्षणिक वाला, तात्क्षणिक अपक्रिया दर। एक क्या होता है आपका औसत अपक्रिया दर, इसे क्या कहते हो आप बेटा, औसत अपक्रिया दर। ठीक, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पर, तात्क्षणिक अपक्रिया दर होता है, जो बहुत छोटे समय अंतराल के लिए होता है, वेरी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होता है, समझ लो dr/dt वाली कहानी होती है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मान लो बेटा, फॉर किसी रिएक्शन की हम के लिए हम बात करते हैं, नहीं चलो ऐसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो बेटा होता है ना, वो क्या कहते होता है आपका, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैं, और
और कह दिया मैंने प्रोडक्ट, चाहे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की बात करोगे, अपॉन में क्या होगा बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड, टोटल टेकन टाइम पीरियड या टाइम डिफरेंस कह सकते हो आप, समय अंतराल। तो अभिकारक हुआ उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, आपका यही होता है कि आपका भैया एवरेज रेट, औसत अभिक्रिया दर होता है। सिंपल सी बात, यही फॉर्मूला है। ठीक है सर जी, कैसे लिखेंगे हम? मान लो एक रिएक्शन के फॉर्म में है, उसको चेक करो। देखो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपका? प्रोडक्ट बन रहा है। क्या है? रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, यानी ये अभिकारक है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो इसके लिए अगर सर जी एवरेज रेट हमें लिखना हो तो हाउ कैन यू राइट इट, कैसे आप राइट करेंगे इसको भैया? सिंपल सी बात सर जी ये यहाँ पर है कि एवरेज रेट जो होगा, एवरेज रेट जो होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना बेटा, समझो बात को यहाँ पर कि जो आर होता है वो डेल्टा आर हो। डेल्टा आर को ऐसा कह सकते हो भैया आप ना कि मान लो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपान में क्या होगा यहाँ पे T2 माइनस T1 होता है। या फिर अगर बात करी जाए बेटा यहाँ पर क्या कि P2 माइनस P1 अपान में T2 माइनस T1। हम अगर बात करते हैं बेटा यहाँ पे तो R2 की वैल्यू होती है कम। सर ये कैसे कह दिए आप? क्योंकि बेटा जानते हो आप कि टाइम के साथ साथ में टाइम बढ़ाओगे तो आपका कौन सा किस टर्म का, किस चीज का, अभिकारक का या प्रोडक्ट का, या फिर कह सकते हो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट, किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा टाइम बढ़ाओगे तो? आप बताओ। रिएक्टेंट का। आप जानते हो ना कि जैसे जैसे आप बेटा समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, वही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी इसका कम होता है, इसका बढ़ता जाता है। इसका मतलब सर जी यहाँ R2 कम है, R1 ज्यादा है, यहाँ P2 ज्यादा है, P1 कम है। तो इसका मतलब हुआ सर जी ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी? माइनस में आएगी। तो जो भी घटाओगे बेटा क्या आएगा? माइनस। तो इसीलिए सर जी हम ऑलरेडी माइनस ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ऑलरेडी माइनस ले लेते हैं, ताकि ये वैल्यू कभी एवरेज रेट कभी निगेटिव में नहीं हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग ऑलरेडी माइनस में ले लेते हैं, ताकि ये अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव, मतलब माइनस में आएगी, बाहर माइनस लगा ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा आर माइनस पे हो, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। और सिंपल बात है, यहाँ डेल्टा पी, यहाँ डेल्टा टी। तो ये होता है भैया क्या आपका एवरेज रेट, औसत वेग होता है, या औसत वेग। ठीक है, ये ध्यान, ये एक समझ लो, एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट था, एक ही प्रोडक्ट था, उसके लिए ये था आपका। अब ऐसे ही समझो बेटा, ऐसे ही कोई रिएक्शन आपके सामने लिखी हो तो उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? दूसरी चीज सुनो, एक बात और जान जाओ बेटा यहाँ पर कि अगर हमें बोला जाए कि एवरेज रेट को केवल इसके टर्म में लिखो, एवरेज रेट को केवल इसके टर्म में लिखो, तो सर जी और क्या हम बात कह के बोल सकते हैं? अच्छा यहाँ ध्यान देना, यहाँ बेटा एवरेज रेट को हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज रेट किसके इक्वल बताओ? यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि क्या कहते हैं, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर कह सकते हैं हम। तो कमी की दर क्या होता है? औसत वेग होता है। या फिर हम कह सकते हैं उत्पाद में वृद्धि की दर, उत्पाद में वृद्धि की दर, और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? अभिकारक में कमी की दर कह सकते हो। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भैया, तो इसको कहोगे अभिकारक में कमी की दर, इसको कहोगे उत्पाद में वृद्धि दर, या फिर अभिकारक में ह्रास की दर कहते हो आप। शुद्ध वर्ड क्या लिखते हैं? ह्रास। तो यहाँ क्या लिखोगे? डिसअपीयरेंस। अब देखो दोनों टर्म को अलग अलग करो आप यहाँ से, क्योंकि ये तो एक साथ हो गया आपका, दोनों के टर्म में हो गया। अब अलग अलग करो यहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे ही बनता है, फिर आप फ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगाएंगे न्यूमेरिकल, इसमें क्या दिया है, कैसे करें हम, तो गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या करो, यहाँ करो बेटा, क्या कहते हैं? डिसअपीयरेंस। तो यहाँ लिख लो चाहो तो बात को बेटा, यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू ये होता है, वही इक्वल क्या होता है? एवरेज रेट होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ अपीयरेंस। सिंपल सी बात।
अपीयरेंस, हाँ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो अब सुनो, मान लो हमें एक रिएक्शन के लिए लिखना है, हमें एवरेज रेट क्या करना है, मान लो एक रिएक्शन के लिए लिखना है, तो हम कैसे करेंगे। ये मान लो ये है आपके बेटा यहाँ पर N1A N2B और N3C N4D, ये रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन है। आपको बेटा एवरेज रेट लिखना है। बताओ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखो, बताओ समीकरण लिखो, है औसत वेग नियम का समीकरण लिखना है आपको। अब क्रिया का औसत वेग समीकरण लिखना है आपको। कैसे लिखोगे बताओ। आप जानते हो सर जी यहाँ दो रिएक्टेंट है, यहाँ दो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो दोनों रिएक्टेंट दोनों प्रोडक्ट कैसे लिखोगे बताओ। डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, लेकिन ध्यान रहे जो रिएक्टेंट में होता है, और ये ध्यान दो यहाँ पे, ये स्टाइकोमेट्री जो होता है वो कहाँ आता है, नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और सुनो बेटा यहाँ पे और ये क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसलिए क्या लगाओगे, माइनस लगा दोगे। इसके भी इक्वल क्या हो गया बेटा यहाँ पर, डेल्टा बी माइनस में N2 अपान डेल्टा टी। इसको कैसे करो बताओ, यहाँ पे डेल्टा सी N3 डेल्टा टी, यहाँ कर दोगे डेल्टा डी आन में N4 डेल्टा टी, ये हो गया। सर जी यहाँ दोनों माइनस लगा दिए आप, यहाँ दोनों माइनस नहीं लगाए आप। वही बात मैंने अभी समझाई थी आपको कि रिएक्टेंट में क्या होता है, डेल्टा ए की वैल्यू माइनस में आती है, इसीलिए ऑलरेडी माइनस लगा देते ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू प्लस में आए, इसलिए ऐसा करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये पूरी रिएक्शन इसके टर्म में हो गई है ऐसे। तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 नंबर, एक दो नंबर क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, सीधे ऐसे रिएक्शन दे दिया था, पूछा था केवल क्या कहते हैं, औसत वेग समीकरण बताओ, सिंपल है। हाँ और क्या, ऐसे ही छाप देना है तुमको, ठीक है। हाँ 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 समझ गए भैया ना। अब सुनो ध्यान से, अच्छा अगर बोला जाए, अब इसमें से ध्यान देना, इसमें से कोई एक चीज तुम्हें मिलेगी, कोई एक चीज दे देगा आपको, अब पूछ लेगा एवरेज रेट बताओ। क्वेश्चन समझो ध्यान से, यहां बोल देगा क्या कहते हैं, रेट ऑफ, सीधे बोलेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू मान लो एक्स है, तो बताना है आपको रेट ऑफ एवरेज रेट, बताना है आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बताना है आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बताना है आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, बताना है आपको। केवल एक वैल्यू देगा, सब वैल्यू तुमसे पूछ लेगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आप क्या करोगे, आपको पता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का मतलब क्या है, दिया जानते हो क्या दिया है, ये दिया है डेल्टा सी अपान में डेल्टा टी इक्वल टू एक्स दिया है, ये ध्यान रखना। सर जी अब समझो बेटा यहाँ पे हमें क्या बताना है, एवरेज रेट बताना है। तो एवरेज रेट क्या होता है बताओ सब लोग। एवरेज रेट बेटा इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल, तो किसी के भी इक्वल कर दो। जो ये वाली वैल्यू हमको दे दी गई है तो ये वाली वैल्यू यूज कर लिया जाए, है कि नहीं। तो एवरेज रेट आपका क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर डेल्टा सी अपान में N3 डेल्टा टी। तो देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू तो आपको मिली हुई है x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x अपान में N3, यही हो गया एवरेज रेट आपका। और इसका आप चाहते हो तो लिख लो बेटा, मोल पर लीटर पर सेकंड इसका क्या होता है, यूनिट होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा इसका यूनिट एवरेज रेट का, ध्यान रखना। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, ध्यान, कोई एक चीज दे देगा और कुछ भी आपसे पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, इस पे देखो ध्यान से। ये एक रिएक्शन है बेटा N2 + 3H2 इज गिव्स आउट 2NH3, ठीक है। आपको फाइंड करना है इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और बताना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3।
अमोनिया की वृद्धि दर बतानी है आपको क्या होगी, और औसत वेग बताना है आपको समीकरण का, रिएक्शन का। जबकि दिया है तुमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस रेट, हाइड्रोजन का की ह्रास दर आपको 1.2 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया है आपको। सवाल लगाओ। चलो देखो ध्यान से, इस रिएक्शन के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज रेट इक्वेशन लिख डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एवरेज रेट इक्वेशन बेटा अगर लिखेंगे हम लोग इसका, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इक्वेशन आप कह सकते हो, इक्वेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एवरेज रेट क्या होता है बताओ, एवरेज रेट इक्वल टू होता भैया डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T, ठीक है, माइनस में, और फिर माइनस में डेल्टा H2 अपॉन में 3 डेल्टा T, और यहाँ डेल्टा 2NH3, यहाँ पे NH3 अपॉन में 2 डेल्टा T। ये आपका क्या हो गया, एवरेज रेट इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो एवरेज रेट इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। सर जी हमको कुछ दिया है वैल्यू, क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, यानी हाइड्रोजन गैस के गायब होने का दर समझ लो, यानी ह्रास का दर। तो सर जी हमें ये दिया है डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T दिया है आपको, क्या दिया है आपको, डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T दिया है आपको, ये ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू समझ लो, वो क्या दे दी गई भैया यहाँ पे, 1-1.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिसअपेरेंस कह रहा है तो यहाँ क्या लगाओगे, डिसअपेरेंस कह रहा है तो यहाँ क्या लगाओगे, माइनस, इसकी वैल्यू दे रहा है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक। तो बस अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है फटाफट बता दो। देखो ध्यान से, यहाँ पे एवरेज रेट क्या होगा, यहाँ पे फिर एवरेज रेट क्या होगा बताओ, एवरेज रेट तुम्हारा इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल, इसके भी, मुझे जो वैल्यू दी गई है उसी के इक्वल कर लेंगे हम लोग। तो ये इक्वल इसके है तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H2 अपान में डेल्टा T, ये ध्यान। तो एवरेज रेट हमें पता नहीं है, तो माइनस डेल्टा, ध्यान दो यहाँ पर माइनस में इसकी वैल्यू ही तो दी गई है, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू ही तो दी गई है आपको, 1.2 दिया गया, तो 1.2 और अपॉन में 3 कट कर दो इसको, 0.4 आएगा, नहीं आएगा, 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका क्या, एवरेज रेट आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका क्या, एवरेज रेट आ गया, औसत वेग आ गया, औसत दर आपका दर आ गया, आप क्रिया दर, ठीक है। इस तरीके से अब क्या पूछ रहा है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, अमोनिया के वृद्धि दर पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस, वो वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो यहां कैसे करोगे आप, बहुत आसान है, तो इसको कर लोगे बेटा क्या आप, ये एक वैल्यू तो आपको पता ही चल गई, रेट ऑफ एवरेज रेट तो आपको पता ही चल गया ना, करना क्या है बस, देखो ध्यान से, देखो यहां कर लो, देखो एवरेज रेट हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसके इक्वल कर लो, ये वाला इक्वल कर लो, ठीक है। एवरेज रेट अब किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, 2 डेल्टा T, और इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ, 0.4 आई है, हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए बस, 2 की वैल्यू नहीं। तो 2 क्या करो बेटा, 2 यहाँ ले आओ, इंटू कर दो, डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T, यही है रेट ऑफ अपीयरेंस, वृद्धि दर हो गई, तो 4 दूनी के 8, 0.8 हो जाएगा, 0.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T। अपीयरेंस रेट कर दो, यहाँ पे लिख लो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, यानी अमोनिया की वृद्धि दर, यहाँ क्या हो जाएगी, ये अमोनिया की वृद्धि दर या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ
NH3, यही पूछ रहा था आपसे ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मतलब छोटी हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए इसको क्लियर कर लो, बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। लिसन, ये क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रही NO2 और O2 में हो रही, ठीक है। अब आपको देखो बेटा, समय 0 है, 0 समय पर शुरुआती वाली कंसंट्रेशन इसका कितना है 2.33 मोल पर लीटर, और यहां जब 184 मिनट बीत गया तो ये वजह, ये कितना बचा बेटा आपका 2.08 ही मोल पर लीटर बचा, 184 184 मिनट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सर जी NO2 की वृद्धि दर पूछ रहा है आपसे, NO2 की वृद्धि दर मतलब ये देखो, ये पूछ रहा है आपसे डेल्टा NO2 अपान में डेल्टा T पूछ रहा है भैया, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपको करना क्या है, सुनो ध्यान से, पहले करना कैसे बेटा, पहले आप एक काम करो, N2O5 निकलेगा, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा प्रोडक्शन का रेट पूछ रहा है, ये किसका रेट पूछ रहा है, प्रोडक्शन का पूछ रहा है, मतलब अपीयरेंस का पूछ रहा है। और आपको इसकी हेल्प से क्या मिल जाएगा कि 184 मिनट बाद कंसंट्रेशन इतना बचा आपका, मतलब ये डिसअपीयरेंस का रेट है, यानी कि ये सर जी ये किसका रेट है, ह्रास का दर है, ये ह्रास का दर है, 0 से इतना मिनट लिया तो N2O5 के ह्रास का दर, इसके कमी में दर आपको ये कहां मिल जाएगा, ये माइनस ये कर दोगे, आ नहीं जाएगा आपका, कैसे करोगे देखो ध्यान से, यहां पर पहले निकाल लो N2O5, अब देखो डायरेक्ट नहीं दिया यहां अपीयरेंस रेट, यहां आपको क्या करना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, ये ध्यान रखना। तो N2O5 डेल्टा N2O5 अपान में क्या करते हो, डेल्टा T करते हो ना, देखो कैसे करोगे इसको आप, डेल्टा मतलब T, डेल्टा T मतलब क्या है आपका, यहां पे देखो बेटा, यहां पे N2O5 T बराबर 0 वाला, और फिर माइनस N2O5 T बराबर 184 पर, और नीचे देखो T2 माइनस T1 करोगे ना, क्या करो बताओ, यहां पर T2 माइनस T1 मतलब क्या होगा, 184 माइनस 0, मिनट लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट को मिनट में पर मिनट में आंसर ले आना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 से कर दोगे थोड़ा सा और डिवाइड करने पे और छोटा आंसर आएगा आपका। देखो N2O5 T0 पर कितना है बताओ, ये है 2 नहीं, T0 पर तो माइनस अगर कर रहे हैं यहाँ T इक्वल टू 184 पे करेंगे, क्योंकि R2 माइनस R1 होता है ना, तो ये R1 ये R2 होगा, ये R1 होगा, तो R2 माइनस R1, तो R2 तुम्हारा कितना है 2.08 माइनस 2.33, बाहर माइनस है, ध्यान रखना ये बात, और नीचे 184 आया, ये ध्यान, तो अंदर माइनस करना इसी से आपको, बस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, करो माइनस कितना हो रहा बताओ, 33 में से 25 होगा 0.25 अपान में 184, बस इतना ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट में आंसर लाना है तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये आ गई वैल्यू आपकी, ठीक, ओके, ध्यान रखना। अब पूछ क्या रहा आपसे, रेट ऑफ प्रोडक्शन NO2, तो इसका रेट पहले आपको निकालना, पहले लगाओ आप, पहले आप क्या करो, इक्वेशन बनाओ आप पहले, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, सबको आ रहा है इक्वेशन बनाना, N2O5 माइनस में 2 डेल्टा T है, एवरेज रेट आपको निकालना है आपको बेटा, तो ये इक्वल टू क्या होगा बताओ, यही तो होगा ना, माइनस में डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे NO2 अपान में 4 हो जाएगा डेल्टा, अरे भाई डेल्टा है, और यहाँ हो जाएगा O2
डेल्टा, ठीक, ये हो गई कहानी। और यहाँ क्या है, अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक, माइनस में। ध्यान करो आपको वैल्यू किसकी पता है, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू पता है आपको, माइनस में N2O5। और यहाँ क्या देखो, अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ध्यान देना, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, रेट ऑफ प्रोडक्शन NO2 का वैल्यू पूछ रहा है, और दिया क्या है आपको, ये वैल्यू अभी आपने निकाला है। तो देखो ध्यान से, ये वाला मान जो है आप भैया रख दो निकाल के, जो आया है 0.25 अपॉन में 184, और नीचे क्या बताओ 2 है। और वहां देखो ध्यान से, इस 4 को क्या करो आप, यहाँ फेंक दो उठा के, तो क्या हो जाएगा, NO2 का प्रोडक्शन अपॉन में डेल्टा टी, 4 इधर आ गया, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से कट करो, 2 9 और 2, तो 0.25 अपॉन में 92, यही आ गया मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल लीटर इनवर्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोल लीटर इनवर्स पर मिनट, या मिनट इनवर्स भी कह सकते हैं हम लोग। ये वैल्यू आ गई, यही आंसर हो जाएगा, इसको कट पिट कर सकते हो आप, आंसर यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, देखो दोनों चीजें इक्वल कर दिया आपने, तीनों इक्वल कर दिया, इसका कोई काम नहीं था, इसको कोई पूछा ही नहीं था, तो ये इक्वल टू ये डायरेक्ट रख दिया गया है, बस कांस्टेंट को इधर उधर भगा दो, समझ गई बात को ना, ये कहानी। अगला बेटा आपका क्या आता है यहाँ पे, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। सबको पता है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्षणिक समय के लिए। जब क्षणिक समय क्या होगा, ध्यान दो, कोई पूछे कि इंस्टेंट, कई बार बेटा डेफिनेशन आ जाती है कि एवरेज रेट या औसत वेग समीकरण किसे कहते हैं, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें यूपी बोर्ड में आ जाती है भैया, तो फिर प्लीज उसको इग्नोर मत करिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ध्यान रखना है बात, ठीक है। और ताक्षणिक वाले भी, इंस्टेंटेनियस रेट भी ध्यान रखना है बात, तो इंस्टेंटेनियस रेट, ताक्षणिक, ताक्षणिक वेग की अगर बात करी जाए तो सर जी, जब डेल्टा टी क्या हो जाए, dt हो जाए, जब ऐसा समझोगा, ऐसा समझो, डेल्टा आर क्या हो जाए आपका, डी आर हो जाए, किस पे, एट डेल्टा टी dt पर, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, जब कोई बहुत स्मॉल चेंज, ऐसा कह सकते हो कि द वेरी स्मॉल चेंज इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज, अरे यार हिंदी में कर लो ऐसे इसी बात को आप कि क्या कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, अति सूक्ष्म समय अंतराल में अति सूक्ष्म समय, किसी अपक्रिया के लिए अति सूक्ष्म समय अंतराल में उसके अभिकारक व उत्पाद के सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन आना क्या होता है, ताक्षणिक वेग को व्यक्त करता है। सिंपल सी बात, सर जी कैसे होगा ये, तो इंस्टेंट आर इंस्टेंट, ये हो जाता है बेटा आपका डी आर अपॉन में dt हो जाता है, या फिर dp अपॉन में dt हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला जरूर लिख देना भैया, ये ध्यान, माइनस डी आर, यहाँ डी डेल्टा डी होगा, डेल्टा बड़ा चेंज को बताता है, डी बहुत छोटे चेंज को बताता है। आपको सबको पता होगा, मैथ वाले स्टूडेंट हो आप लोग, पता है ना सबको, हैं एवरेज रेट के बारे में पता नहीं, पता है क्या, वो डिफरेंशिएशन पढ़े हो, कोई बात नहीं है, मान लेंगे बाय वाले, क्या दिक्कत, ठीक है बेटा ना, ये ध्यान रखना। तो ये कहानी है, इसके सुनो इधर ध्यान से, इसका ग्राफ देख लो, बस हम कल पढ़ाएंगे क्या कहते हैं रेट लॉ, और उस पे अफेक्टेड फैक्टर्स बताएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना।
इधर देखो बेटा, रेट लॉग अगर बात करी जाए से, एक ये आता है टाइम और ये है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। ये किसके लिए बताओ, सब लोग बताओ, ये किसकी लाइन, ऐसे आएगा, सुनो ऐसे आएगा, ऐसे बताना पड़ेगा ऐसे आपको। कौन प्रोडक्ट होगा, कौन रिएक्टेंट होगा, बताओ सब लोग। कौन ये वो कर रहे हो, ये वाला क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, क्योंकि जानते हो रिएक्टेंट का जो बेटा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है। तो बेटा हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, सबको पता है क्या कहते हैं, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे एवरेज रेट पर, और किस पे किए थे बेटा हम लोगों ने, हाँ एवरेज रेट पे ही क्वेश्चन किए थे, और छोटे मोटे बेटा इंटेक्स क्वेश्चन आपके उसमें हैं कि इतने टाइम में इतना क्या कहते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन है, तो इतने टाइम में इतना हो गया, तो कितना होगा एवरेज रेट। तो आराम से भैया फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपान में T2 माइनस T1 कर लेना, आ जाएगा। इंटेक्स क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, कर लोगे नहीं कर लोगे आप लोग, कि बताएं उसको, हम बताएं, चलो ठीक। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपका एवरेज रेट पर, इंटेक्स क्वेश्चन आपका है पाठ्यपुस्तक 3.1, पुरानी बुक में 4.1 है। कह रहा देखो बेटा, ये क्वेश्चन ने कहा सीधे R से P रिएक्शन दे दी गई आपको, और आपको बेटा R1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका ये दिया है, फाइनल वाला R2 ये दिया है, समय 0 हो रहा ही होगा, 0 से 25 मिनट लग गया इसको इतना कॉन्सेंट्रेशन से इतना पहुंचने में, ठीक है बेटा। तो एवरेज रेट औसत वेग पूछ रहा है आपसे, तो औसत वेग का फॉर्मूला सबको पता है सर जी, क्या होता है, डेल्टा माइनस में डेल्टा, किसके टर्म में लिखना है आपको, बताओ सब लोग बोलो, आपको आर के टर्म में लिखना है, अपान में डेल्टा टी, और क्या होता है बताओ, डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी, इसके लिए यही तो होगा, बोलो भैया, चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा यहाँ पे एवरेज रेट माइनस डेल्टा आर कैसे निकालते हो बताओ भैया सब लोग, R2 माइनस R1 अपान में डेल्टा टी कैसे होगा बताओ, T2 माइनस T1, तो माइनस R2 कितना है 0.02 माइनस 0.03, और नीचे बेटा हो जाए 25 माइनस 0, यही तो होगा ना, कितना आसान है यार। ये क्या दे अंदर बताओ, माइनस में 0.1 आएगा, माइनस बाहर बैठा है, प्लस बना देगा 0.01 अपान में 25, तो ये हो गया बेटा, आप काट पीट दोगे तो पर मिनट में आंसर आएगा, या कह सकते हो ऐसे, क्या कहते हैं, पॉइंट लगा दो, 00 कर दो यहाँ पे ना, 1/2500 मोल पर लीटर पर मिनट, खत्म कहानी, ठीक है। ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट, या फिर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, इसको क्या कह सकते हो आप, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा ये हो गया किसमें, मिनट में। सेकंड में करना है तो क्या करना भैया, 60 से इंटू करा दो नीचे ही आप, बस खत्म कहानी। तो क्या हो जाए बताओ, 60 से इंटू करा लेना, ठीक, नीचे यहीं 25 मिनट में चल रही बात, इंटू से 60 कर देना, बस आपका हो जाएगा, ठीक है। 25 चक्का 150, लगभग कितना हो जाएगा आपका, 15,000, 15,000 हो जाएगा ना, अरे 2500 गुड़े नहीं 60 कर रहे हो ना, तो 25 छक्का 150 तो होता ही है, 1,50,000 हो जाएगा भैया, सेकंड आ गया ना, सेकंड तो ज्यादा जाएगा ही, 1,15,000 ओ हाँ 50,000 हो जाएगा, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। चलो ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहीं पर आपका क्वेश्चन 3.2 वाला, ध्यान देना इक्वेशन पे, 3.2 या फिर सर जी 4.2 बेटा, आपको गिवन है 2a से, इस बार रिएक्शन चेंज हो गई है आपकी, रिएक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, 2a से प्रोडक्ट बन रहा, किससे बन रहा भैया, 2a से, 2a से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ध्यान दो यहां पे कह रहे हैं ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 मोल पर लीटर से कम होकर के
घट के बेटा क्या हो जाए 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जा रहा है। कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो मतलब सर जी ये जो मतलब ए की बात करी जाए या फिर इनिशियल ए की बात करो, A1 की बात, इनिशियल ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका? 0.5 है, ये है। फिर बेटा 25 मिनट मतलब 10 मिनट बाद ये हो जाता बेटा 0.4 मोल लीटर इनवर्स। टाइम क्या दिया बताओ? T1 तो 0 है ही है, T2 क्या हो जाए? 10 मिनट हो रहा है। बस आपको रेट निकालना है फटाक से बेटा हैं। अब क्रिया का वेग, वही औसत वेग निकालो फटाफट, बहुत ध्यान से करना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले क्या लिखोगे आप? रेट इक्वेशन लिखोगे। वेग औसत समय वेग का समीकरण बनाओगे ना आप पहले। एवरेज रेट औसत वेग इक्वल टू क्या करो बताओ यहाँ पे? माइनस डेल्टा ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी, और प्रोडक्ट में पी है कोई मतलब नहीं, एक का ही। देखिए ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ क्या लगा है? स्टाइकोमेट्री क्या है? टू कहाँ आएगा? नीचे। तो ये इक्वल टू ये होगा, ये ध्यान रखना बेटा। तो माइनस डेल्टा ए की वैल्यू कैसे करो बेटा आप? A2 माइनस A1 अपान में 2 T2 माइनस T1, खत्म कहानी। तो माइनस A2 क्या है बताओ यहाँ पे? 0.4 और 0.5 और अपान में 2 T2 मतलब बेटा 10 माइनस 0, लो अंदर आएगा माइनस में 0.1 माइनस प्लस 0.1, नीचे हो गया 2 इंटू 10 20, 0.1 अपान में 20 कट कर दो 200, 1/200 कर लो आप, खत्म कहानी। ठीक है, 1/200 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, और काट पीट सकते हो, काट पीट सकते हो। तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे? अगर 2 से काटा जाए 0.5 आएगा और 2 जीरो और घटाओगे तो 0.005 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, ये ध्यान रखना। ये हो जाए क्या आपका? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। नोट करो, 10 नहीं है भैया, 0 है यार। ये 10 माइनस, अरे वो माइनस के जगह वो लग गया यार, 10 माइनस 0 10 ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट कर लो। अब बेटा देखो यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ने वाले फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के को प्रभावित करने वाले कारक। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन अभी तक आप निकाल लेते हैं औसत बेटा, तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, तो बेटा फैक्टर्स क्या क्या होते हैं आपके, वो समझो। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट फैक्टर आपका क्या बेटा? बहुत जरूरी फैक्टर आपके जानते हो आप लोग कि कंसंट्रेशन, सबको पता नहीं पता है? बोलो। दूसरा बेटा क्या आपका? टेम्परेचर। और तीसरा बेटा क्या आपका है? कैटलिस्ट। और चौथा और लिख सकते हो बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कैसा है, इसका भी नेचर। अभिकारक की प्रकृति, कैटलिस्ट, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन मेनली, ये ध्यान रखना। ठीक भैया, सुनो ध्यान से। यहाँ पे सांद्रता की बात अगर जनरली बात बोली जाए, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सांद्रता है, प्रभावित कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, क्या यानी अभिक्रिया वेग को, और यहाँ टेम्परेचर तापमान प्रभावित करता है, और यहाँ उत्प्रेरक करता है, और यहाँ प्रकृति करता है। प्रकृति वाला मैंडेटरी नहीं, लेकिन इसको बता देते हैं क्योंकि एमसीक्यू वगैरह पूछ लेता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो ये 3 चीज तो पढ़ना ही आपको सही थे, इसी 3 चीजें पूरा चैप्टर ही है आपका, ये ध्यान रखना। सुनो ध्यान से यहाँ पर। तो सर जी पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है सर जी? जैसे रिएक्टिंग स्पीशीज जो होती हैं,
जो अभिक्रिया करने वाली जो स्पेसीज होती हैं, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है। तो सर जी अगर हम लोग गैस गैस की अगर रिएक्शन कराएं तो जल्दी होगी, या फिर लिक्विड की रिएक्शन कराएं तो जल्दी होगी, या फिर सॉलिड सॉलिड की रिएक्शन कराएं तो जल्दी होगी। रिएक्शन कौन सी जल्दी होगी बताओ? गैस गैस। सर जी ऐसा क्यों है? क्योंकि गैस ऑलरेडी अपने मॉलिक्यूल से एटम फॉर्म में आराम से आ जाएगा वो, और सॉलिड को बेटा क्या कहते हैं आप, वो गैसियस एटम में जाएंगे, आपको हीट एक्स्ट्रा, आपको फेज चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो रिएक्शन करेगा, ये ध्यान रखना। तो पहला क्या बताया मैंने बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन गैस गैस का, गैस गैस रिएक्टिंग स्पीशीज अगर है, अभिक्रिया करने वाले अभिकारक है गैस गैस अगर, तो फिर रिएक्शन तेजी से होगी, उससे कम लिक्विड लिक्विड वाले, द्रव द्रव वाले, उससे कम ठोस ठोस वाले। दूसरा प्रक्रिया सर जी ऐसा जान लो बेटा, आप क्या कहते हैं कि अगर रिएक्टिंग स्पीशीज कोवैलेंट कंपाउंड है, अगर अभिक्रिया करने वाले अभिकारक कैसे हैं, कोवैलेंट सहसंयोजक बंध उनके अंदर में है, तो वो वाले उनकी अभिक्रिया दर कैसी होगी। और दूसरा बेटा आपके आयनिक हो जाए, अगर आयनिक मतलब बेटा वही आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक अगर हो जाए रिएक्टिंग स्पीशीज, तो दोनों में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने वाला है? किसका ज्यादा होगा? आयनिक का ज्यादा होगा। रीजन चूंकि आयनिक के बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, और ध्यान रखना बेटा सहसंयोजक बंध के बॉन्ड जल्दी टूटते नहीं है, तो इसलिए क्या होता है बेटा यहाँ पर कि आयनिक वाला जो कंपाउंड होगा वो जल्दी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तेज होगा, वो ज्यादा अधिक होगा। ये सिंपल सी बात ये। तो दो चीजें समझ गए, नहीं समझ गए आप? अब आ जाओ बेटा जनरली आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लो आप। तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करते हैं हम लोग जनरली, तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा यानी सांद्रता, अगर हम विलयन की सांद्रता अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग, या कोई दो अभिकारक लिए उनकी सांद्रता हमने बढ़ा दी, उनका कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा यहाँ पे बेटा? यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जनरली की बात कर रहा हूं मैं, वैसे कभी कभार बहुत एक्सेप्शनली केस 1% होता है कि वो कभी कभी घट जाती है, लेकिन लगभग के केस पे 99% बेटा क्या होता है, इसको बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा। आगे देखो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जनरली बेटा टेम्परेचर के बढ़ाने से भी क्या होता है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। आप सबको ये भी पता है टेम्परेचर जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो बेटा आपको पढ़ाएंगे हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाएंगे ना, याद करो K इक्वल टू ए के पावर EA/RT होता है ना, तो वो पढ़ाएंगे हम आर्हेनियस वाला। तो मेन जो रिलेशन होता है बेटा टेम्परेचर का अफेक्टिंग करने वाला रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो कौन बताता है? आर्हेनियस ही साहब बताते हैं। और जनरली आप सीखे भी हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है, सिंपल सी बात ये। अगला देखो बेटा यहाँ पे कैटलिस्ट की बात करें सर जी, सर कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है? सर रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके बढ़ाता है कि वो जो रिएक्शन होने वाली है, उस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत जो पड़ती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को ही कम कर देता है। ये क्या करता है बेटा कैटलिस्ट? वो एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम करके ये रिएक्शन जल्दी करवा देता है, ये ध्यान रखना। लेकिन डेल्टा जी को ये अल्टर नहीं करता, ये दिमाग में रख लेना आप। कैटलिस्ट डेल्टा जी को अल्टर नहीं करता, कैटलिस्ट डेल्टा जी को यानी गिब्स फ्री मुक्त ऊर्जा को वो नहीं काट पाएगा कि नहीं लाओ किसी अभिक्रिया के लिए उसकी गिब्स फ्री एनर्जी भी चेंज कर दे, वो नहीं कर पाता है। ये केवल एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को ही परिवर्तित कर सकता है, और उसको ही कम करके ये क्या करता है बेटा? रिएक्शन जल्दी करवा देता है, ये ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बेटा आपके, क्या कहते हैं इसमें। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो आओ हम कॉन्सेंट्रेशन के फैक्टर को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के फैक्टर को बेटा पढ़ने के लिए हम लोग को याद करो, आप बेटा पढ़ते हो रेट लॉ पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो बेटा? आप रेट लॉ पढ़ते हो, ये ध्यान रखना। रेट लॉ पढ़े हो नहीं पढ़े सब लोग भैया? रेट लॉ, वेग नियम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग वेग नियम बोलते हैं। याद करो वेग नियम, एक वेग नियम कहो चाहे वेग नियम व्यंजक कहो, क्या कहो आप? वेग नियम कहो चाहे वेग नियम व्यंजक कहो। ये कहा गया, ये बताया गया बेटा वेग नियम व्यंजक में कि कोई भी अपक्रिया की जो अपक्रिया दर होती है बेटा, वो किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट के, केवल रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है।
और लेकिन ध्यान रहे वो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी कुछ ना कुछ घातांक होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया इस रेट लॉ ने। रेट लॉ ने क्या कहा बेटा, जैसे समझो बेटा यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन R से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ने ये बता दिया, मान लो ऐसा समझो क्या कहते हैं, चलो आप पहले यही वाला देख लेते हैं हम लोग, रिएक्टर से प्रोडक्ट ही देख लेते हैं, ध्यान दो। तो सर जी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, इन्होंने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भैया यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन सर जी इसका कुछ ना कुछ घातांक होगा, चाहे ये होगा चाहे वो, और सुनो ये घातांक जो होगा इसके स्टाइकोमेट्री के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे साइंटिस्ट पहले आए बोले कि इसके स्टाइकोमेट्री के बराबर ही इसका घातांक लगा दो, तो ये गलत साबित हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल किया गया तो इसके स्टाइकोमेट्री और घातांक से कभी कभी तो इक्वल आ गया, कभी कभी इक्वल नहीं आया, तो इसलिए कहा गया ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या कैसी वैल्यू है भैया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये प्रायोगिक मान है, ये एक्स क्या है आपका, प्रायोगिक मान है बेटा, ये ध्यान रखना। तो बात इन्होंने ये बताई, मेन कहानी ये बताई। अच्छा ध्यान दो सर जी, किसी रिएक्शन के लिए चलो लिखते हैं, इसमें ध्यान रखो, तो जैसे a प्लस बी से C बन रहा है, इस समीकरण के लिए हमें रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है बेटा हमको, रेट लॉ लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कहोगे आप, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, आर बोलते हैं इसी को बेटा स्मॉल आर भी हम कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो सर जी ये क्या होता है आपका यहाँ बेटा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और डॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन ए का पावर मान लो बेटा x हो सकता है और बी का पावर मान लो बेटा y हो सकता है। यही रेट ऑफ रिएक्शन या r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। सर जी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो क्या आता है बताओ बेटा यहाँ पे, तो आर आता बेटा आपका कांस्टेंट आ जाता है, यानी के कांस्टेंट आ जाएगा, ये के कांस्टेंट आएगा बेटा यहाँ पे, के और ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। तो इस रिएक्शन के लिए सुनो बेटा, इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा यहाँ पर, के क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, वेग स्थिरांक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेग स्थिरांक, या फिर वेग नियम स्थिरांक बोलते हैं हम लोग, हैं वेग नियम स्थिरांक, या रेट कांस्टेंट, क्या रेट कांस्टेंट सीधे बोलोगे इसको आप, क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट बोलोगे आप। और रेट कांस्टेंट का कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, तो बहुत सतर्क रहना, मैं बताऊंगा अभी, परेशान ना हो। सुनो, तो रेट ऑफ रिएक्शन दिमाग में रख लेना, आर ओ आर इक्वल टू क्या होगा, के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई। अगर रेट लॉ हमें इस रिएक्शन के लिए लिखना हो तो बताओ कैसे लिखो, बताओ बोलो, इस रिएक्शन के लिए लिखना है आपको रेट लॉ, चलो लिख के दिखाओ इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ सब लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे बताओ, हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे के आ जाएगा पहली बात तो, ठीक है, और क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और एक्स कर देंगे बी के पावर वाई। ध्यान रखना गलती से ये स्टाइकोमेट्री 2 मत लगा देना, यहाँ पे कुछ भी स्टाइकोमेट्री होगा यहाँ नहीं लगाना है आपको अपने मन से एक्स वाई रख देना है। ये वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी, एक्सपेरिमेंटल होगी, एक्स एंड वाई वैल्यू क्या बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये क्या है बेटा, प्रायोगिक मान है ये। एक्स और वाई जो होता है बेटा, ये होता है क्या है, ए का ऑर्डर है ये, कि ए किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ए किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है, किस कोट से परिवर्तित हो रहा है वो एक्स बताएगा, और बी किस ऑर्डर किस कोट से चेंज हो रहा परिवर्तित हो रहा है वो कौन बताएगा, वाई बताएगा वो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो x क्या है, x इज ऑर्डर ऑफ रेस्पेक्ट टू a और y इज ऑर्डर ऑफ रेस्पेक्ट टू b, खत्म कहानी, इतनी होती, ध्यान रखना। अच्छा सर जी अब एक बात और बता दे बेटा हम आपको यहाँ पर, यही जान लो बेटा क्या कहते हैं, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी समझ लो यहीं पर। देखो यहाँ पे आपको बेटा पता चल गया, आपको ये पता चल गया बेटा, ये क्या है आपका रेट लॉ है,
बेग नियम है, ये पता है सबको ना भैया, बेग नियम है। बेग नियम में के का डेफिनेशन पूछता, पहले के की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। समझो यहाँ पे के की डेफिनेशन कैसे लिखोगे बताओ सब लोग। डेफिनेशन ऑफ के बताओ, के की डेफिनेशन क्या लिखोगे बताओ यहाँ पर है। के की वैल्यू, के का डेफिनेशन अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे आप? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ अभिकारक या रिएक्टेंट के जितने भी स्पेसीज होंगे उन सारी स्पेसीज का जो क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन होगा वो यूनिट हो जाए, यूनिटी हो जाए, एकांक हो जाए। तो उसके केस में उसके केस में बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे के आर ओ आर ही आपका के बन जाएगा। आप खुद सोचो 1 अगर कर दे इसको तो 1 के पावर कुछ भी करो भैया 1 ही आने वाला है। b के पावर यहाँ b भी 1 कर दे, 1 के पावर y करो कुछ भी करो 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 1 1 और k इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा आर ओ आर। तो ये ध्यान, तो यहाँ क्या कहो बेटा यहाँ पे when concentration of A concentration of B क्या हो जाए बेटा 1 मोलर हो जाए, 1 मोल लीटर पर इनवर्स हो जाए, मान लो यूनिट हो जाए कह सकते हो है। तो क्या बोलो बेटा यहाँ पे के आर ओ आर ही क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के हो जाएगा, यानी के इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन के, जितना रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उतना ही के होगा। खत्म कहानी, ये ध्यान रखना। इसको लिख लो बेटा क्या कहते हैं, हाँ लिखो लिखो। जब अबक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, जब अबक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक निकायों का की सांद्रता एकांक हो जाए तो बेग स्थिरांक, बेग अपक्रिया की दर के बराबर हो जाता है। बेग स्थिरांक अपक्रिया की दर के बराबर हो जाता है। ये डेफिनेशन भैया कई बार पूछ चुका है, ये बता दे रहा हूं मैं। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो ये डेफिनेशन पूछ लेता है। बे जितने कांस्टेंट हैं उसकी डेफिनेशन जरूर तैयार कर लेना। जैसे वहां बताया तो मैंने केबी का डेफिनेशन बताया था मैंने, केबी कैसे बताओगे, केएफ कैसे बताओगे, केबी केएफ वगैरह ये सारे कांस्टेंट जरूर, केएच कैसे बताओगे, ये सारे कांस्टेंट आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बारे में 2-3 बातें जरूर आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना, कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब सुनो बेटा यहाँ पर लिसन, ध्यान दो। सर इस किसी भी, अब बात करते बेटा हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, किसी भी रिएक्शन के में उसके रेट लॉ में क्या होता है बेटा, वहां पे उसके रेट लॉ में जो होता है, यहां पर उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में बेटा उस कॉन्सेंट्रेशन की घातांकों का, यानी अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन यानी अभिकारक की सांद्रताओं के घातांकों का योगफल ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अपक्रिया की कोटि होती है यहाँ पर, यानी कि सम ऑफ ऑल पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसी भी यानी सम ऑफ ऑल पावर मतलब x प्लस वाई ही तुम्हारा क्या होता है आपका यहाँ पर, इसके केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी को कहते हैं n, x प्लस वाई कहते हैं। सर जी इफ x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाए तो n मतलब 1, n मतलब 0 मतलब बेटा क्या हो जाएगा पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोट की अपक्रिया है, समझना बात को बेटा। यहाँ पे इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाए, दोनों जोड़ करके, तो 1 मतलब बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाए तो ऐसे n इक्वल टू 2 यानी ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
सिंपल सी बात, मतलब बेटा x प्लस वाई की वैल्यू ही n की वैल्यू होती है, जितना n की वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाता है बेटा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक फार्मूला हम आपको बता दें बेटा इसके टर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, मान लो अच्छा दूसरी चीज में मैं आपको बता दूं बेटा कि वेग स्थिरांक डेफिनेशन जान गए और यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जान गए। एक चीज में ध्यान से उतर गया बेटा, ये वाली चीज जान दो, यूनिट ऑफ के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक। तो हर एक अपक्रिया, देखो अपक्रिया की ये देखो कोटि पता चल गई, अब आप के का यूनिट ऑफ पता कर लोगे फटाफट, ये ध्यान रखना। तो यूनिट ऑफ के यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक की इकाई। तो अगर इकाई की बात करें बेटा करें हम लोग क्या कहते हैं, तो एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं यहां पर कि मोल पर, या फिर बेटा ऐसा लिख लो आप, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये चलता है, ये ध्यान रखो। क्या चलता है भैया, मोल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस एन और डॉट में क्या होगा सेकेंड इनवर्स, ये ध्यान रखो। और एन क्या है यहां पर, एन क्या बोलो, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ अपक्रिया की कोटि है, ये बता तो रहे, बोल तो रहे हैं, यहां भी बताए हैं शुरू करने से पहले भी, अपक्रिया की कोटि। देखो बेटा यहाँ पे तो K की यूनिट के लिए ये हमने फॉर्मूला आपको बताया है, ध्यान रखना यहाँ पे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ध्यान रखना। और n तुम्हारा क्या है, अपक्रिया की कोटि है। n अगर 0 हो गया, n 0 यहां जैसे आपने रखा तो 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा। तो 0 ऑर्डर शून्य कोटि की अपक्रिया का के लिए K का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, निकल गया, बोलो n इक्वल टू 1 रखो, 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको K का यूनिट पता चल जाएगा, जैसे 1 रखे तो 1 में से 1 गया 0 और किसी पावर 0 मतलब 1, तो केवल क्या बचा सेकेंड इनवर्स। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए K का जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। ओके, सेकेंड चीज। अब आ जाओ इधर, 2 आ जाए n तो n 2 रखो यहां, जैसे 2 रखोगे 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, तो -1 अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो मोल इनवर्स लीटर प्लस में हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा आपका। तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर द्वितीय, मतलब सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, यानी द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए K का मात्रक हो जाएगा। समझ गए ना बात को, लिखने की जरूरत तो है नहीं। चलो गुड। अब सुनो बेटा यहाँ पे अब कुछ हम लोग करते हैं इससे न्यूमेरिकल, उसके पहले थोड़ा जान लेते बेटा हम लोग क्या कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी करते हैं बाद में, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद, ठीक, ध्यान रखना बेटा। रेट लॉ पे कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग, उसके बाद ध्यान देना बेटा, कभी कभी आपको K की वैल्यू दी जाएगी डायरेक्ट और आपसे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बल्कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपक्रिया की कोट पूछ लेगा आपसे, अपक्रिया की कोट पूछेगा K का यूनिट को उसकी वैल्यू देकर के लास्ट में क्या लिखा रहता है, यूनिट मात्रक लिखा रहता है, वही मात्रक पहचान करके जान जाओगे क्या है ये, किस कोट की अपक्रिया है ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन चलो बेटा हम लोग रेट लॉ पे करते हैं, उसके बाद इस पे कोट पे करते हैं, फिर मॉलिक्यूलरिटी और दोनों चीज में डिफरेंस हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। लिसन बेटा देखो ये 3.3 इंटेक्स क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है उधारी क्वेश्चन है, कुछ दम है इस क्वेश्चन में। आपसे क्या पूछा जानते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपक्रिया की कोट पूछ रहा भैया। हाँ अपक्रिया कोड भैया फ्रैक्शन में भी चल सकती है, 0 भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ये ध्यान रखना बात को, ठीक है। सुधर जाओ बेटा सुधर जाओ। तो देखो बेटा ये x हो गया ये y हो गया, दोनों क्या कर डालो ऐड कर लो, 2 टू जा 4 5/2 यानी कि 2.5,
कौन दोस्त दो काटे करे ले 2.5 कर दे ले, सही है। अब ऐसे कर लिख दे जैसे मानो। चलो बेटा ये हो गया तुम्हारा लिसन। अगला क्वेश्चन है बढ़िया बाउंसर, देखो ध्यान से। लिसन चलो बेटा 3.4 क्वेश्चन देखो कह रहा क्या कहते हैं कि x का y में रूपांतरण, सुन लो इधर ध्यान से, x का y में कन्वर्जन हो रहा है, x का y में यानी x से y बन रहा है। कह रहा बेटा ना सेकेंड ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स को, सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रहा है। मतलब सेकेंड ऑर्डर कौन फॉलो कर रहा है, ये फॉलो करता है। मतलब x की वैल्यू क्या है, अगर इसके लिए बेटा रेट लिखोगे तो क्या होगा बताओ सब लोग। इसके लिए रेट क्या लिखोगे, k x की पावर में 2, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ये है बाय रेट लॉ। वेग नियम से बेटा रेट क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है। यही बोल रहा क्वेश्चन में कि जो x है y का जो रूपांतरण हो रहा है वो बेटा द्वितीय बलगतिकी यानी द्वितीय द्विघात समझो यहाँ पे द्वितीय कोट की बलगतिकी का अनुरूप है। तो सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है ये। तो बेटा सेकेंड ऑर्डर अपने आप x बोल दिया, अपने आप x की वैल्यू आ नहीं गई, देखो यहाँ पे 2 आ गई, ये है आपका। अब सुनो ध्यान से इधर, x की सांद्रता, x का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा अगर 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण में होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी y कितनी देर में या कितनी बार कैसे वो अफेक्टेड होगा, y कैसे बन जाएगा कितनी देर में या कितना टाइम बढ़ जाएगा उसके बनने का। तो x की सांद्रता कितनी बढ़ा दिया बेटा, 3 गुनी कर दी जाए। तो इसको मान लो ये r है, क्या है ये k x की पावर 2 इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब दूसरा क्या करे बेटा, इफ x डैश तुम्हारा क्या हो जाए बेटा, यहाँ पर 3 टाइम x हो जाए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, पहले का 3 टाइम कर दिया जाए, मतलब ऐसा लिख लो आप, हाँ ऐसा ही लिख लो 3 टाइम कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। पहले का जो कॉन्सेंट्रेशन बेटा दूसरा होगा, अगर ये ऐसा कर दिया जाए पहले का 3 टाइम कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट आने वाला है। तो बेटा देखो यहाँ पे तो r जो r डैश आएगा नया वाला तो k ही रहेगा, x डैश का होल स्क्वायर। अब दोनों बेटा वैल्यू रख दो फटाफट k, और x डैश क्या है आपको बताओ 3x का होल स्क्वायर। तो बताओ बेटा यहाँ पे r डैश इक्वल टू यहाँ पे k तो है ही है, और 3 3 जा 9, देखो दोनों के स्क्वायर होगा ना, तो 3 3 जा 9 बाहर ले आओ, और x का होल स्क्वायर बेटा ये कांस्टेंट, ये तो मान लो वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, ये कहानी कर लो आप है। अरे ये भैया x है, ये मल्टीप्लाई है, गुणा छोटका वाला गुणा है, ये कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म है, ये छोटका गुणा है। 9 आगे लग लो, 9 के x पावर 2, ये देखो ये बन गया क्या इक्वेशन 2। जरा ध्यान दो बेटा यहाँ पर, लिसन ये वाली वैल्यू जो है r इक्वल टू देखो ध्यान से k x पावर 2, तो ये वाली वैल्यू क्या है बताओ, r ही तो है, तो r डैश क्या हो गया 9r, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन वो 9 टाइम बढ़ जाएगी, 9 गुनी बढ़ जाएगी, यानी कि यानी y के बनने का जो बेटा प्रोबेबिलिटी है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी 9 गुनी बढ़ जाएगी नई वाली रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से अब मैंने बताया बेटा अफेक्टिव बेटा कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे बेटा चुटपुट क्वेश्चन आपके हैं, आप बताना है, आपको के की वैल्यू दी गई है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। बताओ सब लोग क्या क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 3.4 का, एग्जाम्पल बेटा उसी पेज के पहले पेज पे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल उसी पेज के पहले पेज पे देखो ध्यान से, के की वैल्यू आपको दे दी गई बेटा, आपको यहां पर 2.3 × 10⁻⁵ मोल इनवर्स नहीं लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, पहला ये क्वेश्चन है, और दूसरा बेटा k इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ -4
सेकंड इनवर्स। बेटा देखो पहला दूसरा दोनों में के की वैल्यू आपको गिवन है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपक्रिया की कोटि बतानी है। बताओ अपक्रिया कोट किस अपक्रिया कोटि होगी ये, इसमें बताओ क्या होगा। अभी मैंने सिखाया था निकालना कि सर जी जहां मोल इनवर्स आ जाए तो सेकंड ऑर्डर हो जाता है। देखो लीटर मोल इनवर्स या मोल इनवर्स लीटर होता है सेकंड इनवर्स। यहां देखो सेकंड इनवर्स केवल किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, शून्य नहीं प्रथम कोटि की अपक्रिया का होता है, ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया का है। सिंपल सी बात, दोनों हो गया क्वेश्चन, आसान आसान थे। और सुनो बेटा एक क्वेश्चन कह रहा है बताओ कोटि क्या होगी, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। देखो यार ये सब कर लोगे ना, एग्जाम्पल 3.3 का एग्जाम्पल कर लेना बेटा आप लोग, और इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बेटा आपको हम कल कराएंगे, ठीक है। ओके बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहो आप लोग के, थैंक यू बेटा। हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, एक्सरसाइज का 3.9। अब नई बुक अगर होगी आपकी, पुरानी बुक अगर होगी बेटा तो वो क्या होगा आपका 4.9 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सुन लो ध्यान से यहाँ पे, तो फॉर अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए बेटा क्वेश्चन में दिया गया आपको कि जो दो रिएक्टेंट हैं आपके, ए और बी रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट, तो दोनों बेटा क्या कहते हैं, ए जो कोई रिएक्शन है ना वो ए के प्रति बेटा प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है वो, मतलब ए के अगेंस्ट बेटा फर्स्ट ऑर्डर और बी के अगेंस्ट क्या है बेटा सेकेंड ऑर्डर। तो सर जी अगर कोई रिएक्शन ए बी मिलकर के, समझो बात को, यहाँ पे ए बी मिलकर के क्या बना रहा है आपका प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, ध्यान देना बेटा यहाँ पे। तो बाई रेट लॉ, पहला क्वेश्चन ही पूछ क्या रहा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, वही, ठीक है, रेट लॉ पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से, तो बाई रेट लॉ क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप लोग रेट यानी ROR, इसके लिए क्या होता है बताओ यहाँ पे, के ए के पावर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान रखना क्या है बताओ यहाँ पर 1 है, और बी के पावर क्या होता है बेटा यहाँ पे 2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बेटा, ये ध्यान रखना बात को, ठीक है। यानी पहले से कह सकते हो आप बेटा कि हाँ वही बात है, बस सुनो ध्यान से यहाँ पे। अब ROR की बात करता है, तो ROR क्या है बताओ यहाँ पे, सर ये कुछ नहीं है -dR/dt होता है, क्या होता है -dR/dt होता है। तो यही आपका क्या होगा बेटा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और डिफरेंशियल इक्वेशन है यही है आपका, देख रहे हो, पढ़े होगे अगर मैथमेटिक्स में आप तो याद करो, dy/dx इक्वल टू समथिंग होता था। तो देखो ध्यान से यहाँ dR/dt समथिंग है कि नहीं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्या पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही है एक्चुअली भी। तो ROR क्या होता है, यही तो होता है बेटा ना एक्चुअली में, तो यही आपको बताना था, ठीक है, फर्स्ट में। और सेकंड में कह रहा है जानते हो, सेकंड में पूछ रहा है आपसे कि बी की सांद्रता यानी बी का जो कॉन्सेंट्रेशन अगर 3 टाइम कर दिया जाए, 3 गुना बढ़ा दिया जाए, बी की सांद्रता, बी का जो कॉन्सेंट्रेशन अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत आसान है यार ये तो, देखो ध्यान से, रेट आर, इसको अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी आर ही बोल रहे हैं, रेट ही बोल रहे हैं, तो के ए और बी की पावर 2, ठीक, समझो ध्यान से यहाँ पे। सर ये इक्वेशन फर्स्ट है, अब कह रहे हैं ये कि बी को 3 टाइम बढ़ा दो, आप बी को क्या कर दो 3 टाइम बढ़ा दो, और जैसे 3 टाइम सर जी कहेंगे तो नया आर डैश बन जाएगा, तो के ए में कोई परिवर्तन नहीं है तो यहाँ 3 भी हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दिए। अब देखो बी का 3b का स्क्वायर करोगे आप तो 3 कांस्टेंट स्क्वायर होके 9 आ जाएगा आगे, तो 9 के लिए आओ आगे बेटा, बी का स्क्वायर, ये आर डैश हो गया, ठीक। अब सर जी देखो यहाँ पर क्या होगा, कल दूसरा क्वेश्चन था बेटा वो, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो बस करना क्या है, इसको इससे क्या कर दो, ये देखो ये किसके इक्वल में, आर के इक्वल है ना,
तो आर डैश क्या हो जाएगा बेटा 9R, मतलब जो आर डैश नया रेट होगा वो क्या होगा 9 गुना बढ़ जाएगा, खत्म कहानी। यही प्रभाव होगा, लिख दो क्या कि न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज बाई 9 टाइम, नया जो रेट अपक्रिया की दर होगी वो क्या होगी बेटा 9 गुनी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात। ये किसका आंसर हो गया बताओ, ये सेकंड का आंसर हो गया। सेकंड में यही पूछ रहा था आपको, बी क्या हो जाए 3B हो जाए, यानी 3 कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ जाए। आंसर नंबर 3, ए एंड बी दोनों की सांद्रता दोगुनी कर देने पर वेग का पे प्रभाव क्या पड़ेगा। दोनों का जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है या दोनों का जो क्या कहते हैं आपकी कॉन्सेंट्रेशन है ए का और बी दोनों का, अगर ध्यान दो बेटा, जानते हो आप लोग रेट क्या बताओ यहां पर, रेट तो आपका के ए बिग पावर टू इक्वेशन फर्स्ट, हम थर्ड वाला सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे क्या कह रहा जानते हो कि ए वाला जो है बेटा ना ए डैश टू ए डैश कर दो, और बी डैश क्या होगा बेटा यहाँ पे कह रहा है टू बी डैश, टू बी कर दो, यानी ए का दुगना और बी का दुगना बी डैश नया नया जो है। तो आर डैश क्या होगा बेटा आपका के ए डैश और बी डैश तो बेटा ए डैश बी डैश के रखो आप क्या होगा 2A और यहाँ क्या होगा बताओ 2B होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और बाहर ये भी 2 निकल जाए, कांस्टेंट कांस्टेंट क्या कर लोगे बाहर कर लोगे, 2 2 जा 4 और ये 2 आगे आ गया क्या हो 8 हो जाएगा 8A, और ये बच्चा A केवल बाहर निकाले 2 को, तो यहाँ 2 जा 4 बाहर आ गया, तो B केवल बच्चा B का स्क्वायर, ये क्या आपका R डैश। सर जी ये इतना किसकी वैल्यू बताओ R की वैल्यू, तो R डैश क्या होगा बेटा यहाँ पे 8R हो गया। तो यानी कि ये कहानी हुई रेट आपका इस बार कितना गुना बढ़ गया 8 गुना बढ़ गया बेटा, यानी रेट आपका 8 टाइम इंक्रीज हो गया, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन था बेटा। तो इस प्रकार से आपका रेट लॉ पे क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन बेटा आपको हम बताते हैं चार्ट वाला जिसमें डाटा बहुत सारे होते हैं, वो डाटा वाला एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बेटा आपका एक रिएक्शन है आपकी, P और Q दोनों रिएक्टेंट हैं, वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इस प्रकार से कुछ इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे लिया जा रहा है बेटा, ये कुछ एक्सपेरिमेंट डाटा आपके पास में टेबल आपको दिया गया। ऐसे क्वेश्चन टेबल वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और 3 नंबर 5 नंबर तक क्वेश्चन ये आते हैं, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट का ये डाटा आपको दिया है कि जब कॉन्सेंट्रेशन इतना लिया जाता है P का और मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है, ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब माइनस में, और इधर देखो बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन क्यू जब इतना लिया जाता है तो रेट कितना आ रहा है इतना आ रहा है। और ऐसे बेटा यहाँ सेकंड डाटा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट लिया गया कि कॉन्सेंट्रेशन इसको इतना कर दिया गया, इसका सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन इतना किया गया, तो रेट आपका 9.91 ये इतना समथिंग आ गया। थर्ड में ये है ये है ये है, 3 एक्सपेरिमेंट हैं। सबसे पहले क्या करना बेटा आपको ऊपर वाली इक्वेशन से एक आपको रेट लॉ से आपको एक अपना वाला एक्सप्रेशन निकाल लेना है, एक्स वाई जो भी पावर में जाता होगा उस तरीके से, ठीक है। तो पहले करो बेटा आप ये, तो लिखो बाई रेट लॉ, बाई रेट लॉ। तो बाई रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट लॉ से बताओ क्या लिखते हैं आप बताओ, बाई रेट लॉ। रेट लॉ नियम क्या बोलता है बताओ, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो भैया आर है वो आर क्या होगा, यहाँ इस रिएक्शन के लिए बताओ सब लोग के हो सकता है, और पी का कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स और क्यू की कॉन्सेंट्रेशन पावर वाई। यही इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, क्या मान लो फर्स्ट मान लो इस इक्वेशन को, ठीक बेटा ना। अब सुनो ध्यान से, इसी में बेटा वैल्यू आपको सबको रखनी है इसको, तो ध्यान दो यहाँ पे, तो लिखो फ्रॉम या फिर बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, एक्सपायरी नंबर नहीं एक्सपेरिमेंट नंबर है, प्रयोग संख्या 1 से बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, इसी में रखना है आपको। तो आर की वैल्यू बताओ कितनी आई है, फर्स्ट के लिए बता रहे हैं हम,
आर की वैल्यू कितनी आई है 1.10 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू के, तो के ही रहेगा, उसकी वैल्यू दी नहीं गई है पी। और क्वेश्चन में ध्यान दो बेटा, यहां पे क्या क्या पूछा है आपसे रेट एक्सप्रेशन पूछा है, वेग नियम व्यंजक बताना है आपको, दूसरा यानी वही एक्स वाई वैल्यू निकाल के उसमें रखना है, दूसरा बेटा पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, और तीसरा बेटा वैल्यू ऑफ के पूछा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ये 3 चीज पूछा है, और ये बना करके 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझो ये ध्यान रखना। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये इंटू इक्वल टू के, पी का वैल्यू कितना है बताओ बेटा, यहाँ पे 0.1 देखो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का ही वैल्यू सब रखेंगे हम यहाँ पे, पी का, क्यू का और आर का। ध्यान दो, यहाँ पी है, ये क्यू है, ये क्या है बताओ, आर है, ध्यान रखना। सर जी यहाँ हो जाएगा पावर एक्स, और क्यू का कितना है बेटा 0.2, तो पावर वाई, ये इक्वेशन 2 मान लो। ऐसे लिखो बेटा बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से दूसरे प्रयोग संख्या से बेटा क्या करेंगे हम लोग, दूसरे प्रयोग संख्या से क्या निकला है, रेट आपका 9.91 निकला है, तो 9.91 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू के, और पी देखो ध्यान से, इसके केस में कितना है बेटा 0.3 के पावर एक्स, और यहाँ क्या बेटा 0.2 के पावर वाई, ये क्वेश्चन 3rd बन गया आपका। अब ऐसे बेटा क्या कहते हैं, लिख लो बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 3rd, एक्सपेरिमेंट नंबर 3rd, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3rd से सर जी क्या बन रहा है यार, रेट क्या है बताओ यहाँ बेटा 4.46 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू के 0.3 है बेटा, देखो पी की वैल्यू यहाँ पे 0.3 के पावर एक्स, और यहाँ क्या हो बेटा यहाँ पे 0.1 के पावर वाई, ये इक्वेशन 4 बन गया आपका। तो ऐसे इक्वेशन आपको हर एक डाटा से इससे बना लेना है आपको, जो भी इक्वेशन है। अब करना क्या बेटा, यहाँ पे जुगाड़ लगाना है। क्या लगाना सर जी, देखो इसमें से कोई एक वेरिएबल का जो कट रहा हो उसको डिवाइड करा देना है आपको। देखो सर जी जिसमें कॉमन होगा वही होगा, देखो सेकंड और थर्ड अगर डिवाइड किया जाए तो ये गायब होगा, नहीं होगा, गायब हो जाएगा, एक ही वेरिएबल बचेगा, और के भी उड़ जाएगा, तो हमें कुछ आसानी मिलेगी और आंसर आ सकता है हमारा, मतलब काम हो सकता है कि नहीं। तो लिखो बेटा सबसे पहले आप एक काम करो, बड़ा वेरिएबल वाला जो रिएक्शन होगा, बड़ी वैल्यू वाली जो रिएक्शन होगा उसको ऊपर करना और इसको नीचे कर देना। तो क्या करोगे आप, इक्वेशन 3rd डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1st, तो यहां लिखो, देखो बेटा इक्वेशन 3rd को डिवाइड करना है इक्वेशन 2nd से, इक्वेशन 3rd को 2nd से डिवाइड कर, मतलब हाँ यस, ये तो फर्स्ट था ना, करो बेटा देखो ध्यान से। अब ऐसे ध्यान दो कि ये अपॉन में ये होगा, तो ये वाली वैल्यू ऊपर रखो आप, 9.91091 केवल इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में 1.10 इंटू 10 की पावर -4, और इक्वल में बेटा देखो यहाँ पे के है, ध्यान दो जो बच रहा है उसी को रखो बस आप, के से के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और इससे ये पूरा टर्न आपका उड़ जाएगा, बचेगा क्या आपका 0.3 की पावर एक्स अपॉन में 0.1 की पावर एक्स, ये केवल बचेगा बस, 0.3 की पावर एक्स अपॉन में 0.1 की पावर एक्स। सर पावर सुनो ध्यान से, पावर सेम है, ये अपॉन ये हो जाएगा, और ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दोगे 3 आ जाएगा, एक्चुअली में बनेगा बेटा ये 3 की पावर x बन जाएगा इधर। सर जी ये तो कट गया, ये काटो बेटा लगभग 9 बार जाएगा, खत्म कहानी करो, तो 9 आ गया यहाँ पे, और लगभग में कर लेना है, लगभग में इस तरीके से करना है ताकि किसी किसी का ये स्क्वायर हो या क्यूब हो, जुगाड़ लगा के करना है ये काम, ये ध्यान रखना। तो सर जी यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, 3 की पावर x, अब ये इसको कैसे करना है, इसके बेस के रूप में ही बनाना है, तो किसका क्या करे कि 3 का पावर कुछ बन जाए, तो 3 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो 3 की पावर क्या गया x। अब देखो बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा, कंपेयर करा लोगे बेटा यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2 आपकी। ओके समझ में आई बात बेटा, नहीं लगेगा तो कुछ ना कुछ वेरिएबल आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत तुमको।
लगभग वैल्यू काटो, कभी कभी 3/2 भी आ जाता है, 1.5 आई जे कबो कबो, ठीक है। तो दिमाग लगाना है थोड़ा सा, उसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए जुगाड़ बनाना है इसमें तुमको। देखो अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ की बात अगर करोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, वाई वाई वाला हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना, समझ रहे बेटा ना। या फिर हाँ सही है, ये वाला कर लो आप, कौन सा कर लो आप, यही वाला कर लो आप लोग, हाँ लगभग 2 टाइम में उड़ा दो उसको, ठीक है, करो आप। देखो बेटा ये इक्वेशन बना लिए, यहां पे बेटा थर्ड को 2 से डिवाइड कर दिए तो आगे आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब सर जी क्या करते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पे ये और ये डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, देखो इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दो बेटा, तो करोगे बेटा ध्यान दो यहाँ पे, तो ये अपॉन ये कर रहे हो आप, तो लगभग 2 टाइम जाएगा, लिख दो सीधे आप 2 टाइम लिख दो इसको, और के से के उड़ गया, पूरा ये खच खच उड़ जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा बताओ, ये वाई पावर वाई, तो कट जाएगा क्या, 0.20 पॉइंट हो जाएगा, 2 के पावर वाई बचा, यहाँ 2 पावर लगभग क्या हो जाए 1, तो क्या हो गया वाई वैल्यू 1 आ गई, वाई वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब सर जी किस में रखेंगे आप, बस इसी में रख दो, इसी में क्या कर दो बेटा आप रख दो, इसी में आप बस लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे आप बताओ, लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आर इक्वल टू क्या होगा बताओ बेटा, बताओ पे के, पी के पावर क्या आ गया बताओ, एक्स है तो 2 था ना, और क्यू के पावर क्या हो गया 1 का मतलब बस सेम हो गया। ये आपका क्या बेटा रेट एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया, ये रेट एक्सप्रेशन आ गया, वेग व्यंजक आ गया आपका, यही पूछ रहा था पहला क्वेश्चन रेट एक्सप्रेशन। दूसरा पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताओ क्या होगा भैया, 2 1 क्या हो जाए, x प्लस वाई ही तो बताए थे अभी कल हम, तो 3 नहीं हो जाएगा आपको भैया यहां पर। तीसरा पूछ रहा वैल्यू आप के बताओ, वैल्यू आप के बताओ, किसी एक डाटा पे को उठाओ और एक्स वाई वैल्यू रखो और सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके इधर रख दो, बस सॉल्व कर लो, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी। समझ गए बात को, नहीं समझे, नहीं समझे, तो बेटा ये हो गया फाइनल आंसर आपका, फर्स्ट सेकंड हो गया आपका, थर्ड वाला देख लो कैसे लगेगा आपका थर्ड आंसर। थर्ड वाली चीज आपको अगर लगानी है तो कोई एक डाटा उठा लो, लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की ही बात कर लो आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की ही बात कर लो, क्या हो रहा है यहाँ पे 1.10 इंटू में 10⁻⁻4 इक्वल टू क्या होगा बेटा यहाँ पर आपका बताओ, के 0.1 के पावर 2 और 0.2 के पावर 1, ध्यान दो बेटा यहाँ पे 1.10 10⁻4 के 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, 0.001 0.01 होगा, और 0.2 के मतलब 0.2 ही है आपका, मल्टीप्लाई कराओ इसको बेटा तो क्या क्या होगा बताओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ इसको तो 0.002 हो जाएगा, एक पॉइंट और बढ़ जा रहा है, देखो ध्यान से। अब इसको ले आओ यहाँ पर, यही सब ध्यान देना है आपको, 1.10 इंटू 10⁻⁻4 अपान में 0.002। अच्छा 0.002 को हम क्या कर सकते हैं बताओ सब लोग हैं, इसको हम कर सकते बेटा 2 के पावर 2 इंटू 10⁻⁻3, अब -3 है या -4 तो एक 10 के पावर -1 बच जाएगा, कट गया, और 2 से इसको काट दो, 2 0 2 5 जा और 2 5 जा, तो 0.55 इंटू 10⁻⁻1 लिखो, चाहे तो आप ये पॉइंट मतलब माइनस मतलब क्या होता है, एक जीरो और आना, पॉइंट इधर खसक आएगा, उधर ना जाएगा, इधर खसक आएगा, तो 0.055 हो जाएगा, 0.055 ये आ गया के बेटा, ये ध्यान रखना, यूनिट करना है तो कर लो। थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, 3 मॉलिक्यूल है, 3 इधर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर लो, एक एक कर जाएगा, मोल इनवर्स 2 है, 3 है ना, एक एक कटेगा, 2 बचेगा, मोल की पावर 2
मोल के पावर 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। लीटर नहीं है यहाँ पे तो डीएम वो है, हाँ बस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ भैया ना। तो ये है कहानी आपकी। सोचो एक डाटा से आपने तीन चीजें निकाली और कोई एक चीज तुमसे पूछ सकता। मैंने तीनों चीज निकालने केवल मैंने आपको ट्रिक बताया, तरीका बताया बस, और पूछ कोई एक ही चीज पाएगा वो। सीबीएसई में तो तीनों चीज पूछ लेता है। तो इसलिए भैया थोड़ा ध्यान देना है आप लोग को, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नंबर के आएगा क्वेश्चन तो ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब हम बेटा करते हैं क्या, लिसन बेटा देखो यहाँ पे कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। यानी बेटा क्या होता है आपका अपक्रिया की कोटि और आणविकता में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये बेसिक चीजें हैं, पूछता है 1-2 नंबर में आ जाता भैया कि दोनों में आणविकता और कोटि में अंतर पूछ लेता है आपसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोनों चीजें सुन लो बेटा यहाँ पर। लिसन मॉलिक्यूलरिटी पहले जान जाओ, चूंकि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जान चुके हो ना। मॉलिक्यूलरिटी कोई पूछे मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, ध्यान दो, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, मॉलिक्यूलरिटी। जितने भी अभिक्रिया करने वाले निकाय होते हैं, अभिक्रिया करने वाले तत्व होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं या फिर यौगिक होते हैं, उन सारे यौगिकों का सम जो होता है बेटा वो आणविकता होता है। और आणविकता बेटा 1, 2, 3 हो सकती है, इसके ऊपर फालतू की बात चलती है। आपका रिएक्शन आपका क्या क्या होता है बेटा, आपका ध्यान देना, 1 हो सकता है, 2, 3 बस, 4, 5, 10 नहीं होता है, ध्यान रखना। तो सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पर क्या और 0 नहीं हो सकती आणविकता कभी। आणविकता निगेटिव नहीं, 0 नहीं, वो सब अंतर बताएंगे हम। जैसे मान लो एक रिएक्शन है बेटा, आपकी रिएक्शन मान लो ऐसे है CH4O2, एक सिंपल सा रिएक्शन बेटा, एयर के प्रेजेंस में ये अगर जलता है तो CO2 और ये बनता है, ध्यान रखना। तो सर जी बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, बताओ सब लोग, इसकी आणविकता कितनी होगी है? अरे एक यहाँ एक यहाँ, जितने स्टाइकोमेट्री होते हैं उन्हीं को जोड़ लेते हैं आप, तो क्या हो जाए बताओ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा अब इसका बताओ सब लोग, तो भैया यहाँ पर ये बताओ क्या हो जाएगा, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत सही। इसकी आणविकता क्या हो जाए भैया, यहां मत देख लेना, इसको मत जोड़ लेना, स्टाइकोमेट्री जोड़ना है, ये ध्यान रखना। ठीक भैया ना। चलो अब आप लोग जान गए, ठीक है बेटा। सुनो यहाँ पे अब ध्यान दो यहाँ पर कि मॉलिक्यूलरिटी के बारे में थोड़ा जान लो आप। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है बेटा वो एक ऐसा समझो, क्या कहते हैं बेटा कि ये एक 0 नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती है, 1, 2, 3 तक हो सकती है, भिन्न में नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ 0 माइनस फ्रैक्शन में नहीं चलती है, ये ध्यान रखना। और क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है, अपक्रिया कोड जो होती है वो क्या होता है, 0 भी चलता है, माइनस भी चलता है, फ्रैक्शन भी चलता है, पूर्णांक भी चलता है, सब कुछ चलता है, समझ लो, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। अच्छा अब अगर बात करी जाए यहाँ पर कि मॉलिक्यूलरिटी और उसमें दोनों में अंतर की, अंतर ही अभी तक हम बता रहे थे आपको। अंतर क्या क्या बताया आपने, मॉलिक्यूलरिटी हो चाहे ये हो, दोनों में ध्यान देना। यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ, ये कोटि है और यहाँ आणविकता है। मॉलिक्यूलरिटी और ये क्या ऑर्डर है। ठीक, दोनों की बात अगर करोगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
जो वैल्यू होती है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है बेटा, ये प्रायोगिक मान होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अरे भैया आणविकता और क्या, या आणविकता हो जाता है आपका, चाहे ऐसे लिखो चाहे ठीक है। तो सुनो बेटा यहां पे लिसन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया बेटा, ये प्रायोगिक होता, क्या होता बेटा यहां पर, ये प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। और ये क्या होता बताओ यहां भैया, ये डिपेंड किस पे करता बताओ, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टोटल रिएक्टिंग स्पेसीज, रिएक्टिंग स्पेसीज मतलब बेटा रिएक्ट करने वाले अभिकारकों की संख्या पर ये निर्भर करते हैं, ये ध्यान रखना। ये प्रायोगिक मान होता है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज अगर बात करी जाए बेटा, यहाँ पे रिएक्टिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी बात अगर करी जाए बेटा, तो ये जो वैल्यू होती है आपकी ध्यान रखना, जीरो, सुनो कोड जो होती है जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है बेटा, यहाँ पर आपकी निगेटिव हो सकती है, और क्या हो सकती है बताओ, फ्रैक्शन हो सकती है, होल नंबर 1 2 3, ये सब इरेशनल कहां से हो जाएगा, अगला गया है, रेशनल कह दो बस, बहुत है। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ये भिन्न बोल दिया बहुत है, जीरो माइनस फ्रैक्शन में 1 2 3 ये कुछ भी हो सकता है ध्यान, लेकिन ये क्या होता है बेटा यहाँ पे, ये 1 2 3 केवल पॉजिटिव इंटीजर होता है बस, और कुछ नहीं, जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, इसमें जीरो नहीं होगा, इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें फ्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा तीसरी चीज बेटा देखो ध्यान से, ये भी होता है, दोनों की बात करते हैं ध्यान रखना, दोनों बेटा क्या कहते हैं आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, किसके लिए होता है, इसकी बात अगर करोगे आप सुनो यहाँ पे, ये किसके लिए है बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं सर जी हम लोग, जो प्रथम एक पद की अपक्रिया जो होती है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं हम लोग, यानी सिंगल स्टेप की रिएक्शन जो होती है बेटा उसे क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और यहां जो होता है सर जी, यहां सुनो, फॉर एलिमेंट्री भी, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए होता है, लेकिन यहां एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना, एलिमेंट्री में तुरंत बता दोगे आप, कॉम्प्लेक्स में कैसे बताते हो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें जो स्लो स्टेप की रिएक्शन होती है वही रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप, वही बात हुई ना, मैंने एक कहानी बताई थी आपको, कहानी मैंने बताई नहीं थी कि आपकी फैमिली में दादाजी हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, आप हैं, भाई बहन सबको लोग हैं मान लो, अब सब लोग दौड़ लगाए मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए, अब वॉकिंग करते गए, अब बताओ सबसे वॉकिंग करते करते, ध्यान देना बेटा, मॉर्निंग की वॉकिंग करते करते या हल्का फुल्का बेटा जॉगिंग करते करते आप क्या कहते हैं, सबसे बाद में कौन पहुंचने वाला है बताओ, दादाजी, हाँ दादी जी दादाजी दोनों लोग सबसे बाद में पहुंचेंगे, तो उनके लिए तुम अब बच्चे थोड़ा रुक जाओ यार रुक जाओ, आने दो पहले, दादा दादी को पहले क्या करोगे, आने दो, तो उनका आप वेट करोगे, इंतजार करोगे, लास्ट में डेस्टिनेशन तक पहुंचो उनके इंतजार के चक्कर में। तो रेट किस पे, यानी वो जो जॉगिंग का टाइम है या फिर जॉगिंग को कुछ को जो कंप्लीट करना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दादा दादी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो स्लो चल रहे हैं, तो स्लो स्टेप वाइज जो रिएक्शन होती है वही रेट डिटरमाइन करता है, अब क्रिया की दर को वही घटाता बढ़ाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, वह उसी को डिपेंड करता है, उसी पर डिपेंड करता है, वो वही कहानी यहाँ पर, ठीक बेटा ना। तो सर जी एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने क्या बताया बेटा, जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, और कॉम्प्लेक्स मैंने क्या बताया, जटिल अपक्रिया जो कई स्टेप में होती है, एक दो स्टेप में नहीं कई स्टेप में होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलो एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, जटिल रिएक्शन वाली, जटिल वाली। लिसन बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, H2O2 बेटा आई, ये बेटा अल्कलाइन मीडियम है, क्षारीय माध्यम में, अल्कलाइन मीडियम, क्षारीय माध्यम में अगर इसकी रिएक्शन आप कराओगे सर जी, ये H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप बेटा देखो, स्टेप फर्स्ट में देखो कैसे हो रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट जो होता है बेटा ना, देखो ध्यान से,
H2O2 बेटा पहले किससे रिएक्शन करेगा आपका I माइनस से, तो बनेगा आपका H2O और साथ में बेटा बन जाएगा आपका IO माइनस, आयोडेट बनता है। क्या बनता है ये? आयोडेट बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है सर जी। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, देखो बैलेंस है ना। अब सुनो यहाँ पे क्या होगा, अब दूसरा जो H2O2 होगा वो इससे रिएक्शन करेगा IO माइनस से। तो ये स्टेप जो होता है बेटा ध्यान देना यहाँ पे, यही स्टेप क्या होता है आपका स्लो स्टेप होता है। यही जो स्टेप है बेटा क्या होता है आपका स्लो स्टेप होता है, ये ध्यान रखना। अब जब ये बन गया, अब ये रिएक्शन, ये स्टेप बेटा फास्ट हो जाएगी। ये रिएक्शन जब करेगा बेटा ना, तो फिर से एक H2O बनाएगा, फिर से बेटा क्या करेगा, ये एक H2O बनाएगा, ठीक। और साथ साथ बेटा क्या होगा यहाँ पे O2 भी बनाएगा, और आई आपका निकल गया। देखो ध्यान से चेक करो, बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, बैलेंस तो है। अरे नालायक, H2O के साथ O हो गया, H2O हो गया, और ये जो O2 बचा था O2 अकेला हो गया। ये आई देखो, आई निकल गया अपना काम करके। आई क्या है यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में ही काम कर रहा, समझ लो मीडिएटर है ये, उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। तो इसीलिए बेटा देखो, ये एक स्टेप में नहीं, रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, 2 स्टेप में हुई। और ये वाला होता है क्या बेटा यहाँ पर स्लो स्टेप, और इससे क्या क्या बोलते हैं हम लोग बेटा फास्ट स्टेप। तो रेट डिटरमाइन कौन करेगा बताओ सब लोग, ये वाला करेगा भैया। तो ये वाला करेगा सब लोग, बताओ इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर 2 होना चाहिए इसका। ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए ऑर्डर इसका, इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है आपका, हाँ दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक भैया ना। तो इस तरीके से चीजें भैया, इसको नोट कर लो आप लोग, क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, ठीक है। बाकी चीजें बेटा आपकी क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड वगैरह रिएक्शन वगैरह, उससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन वो सब हम कल बताएंगे। ओके बेस्ट ऑफ लक, लगाते रहो सवाल।